हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान का आनुवंशिकता पाठ के अंतर्गत लिंग निर्धारण लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। क्योंकि ये कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आपकी त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, हर बार यह महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा में पूछा जरूर जाता है। और कोई भी वर्ष ऐसा नहीं होता है जब यह मेन क्वेश्चन के रूप में ना आए। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जानकारी की दृष्टि से भी, और जब मन के अंदर जिज्ञासा होती है कि किस प्रकार से कोई संतति मादा होती है या नर होता है, यह जिज्ञासा यदि मन के अंदर है तो जानकारी की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चलिए आइए समझते हैं कि लिंग निर्धारण क्या है। कोई भी संतति जन्म के दौरान जब वह उत्पन्न होती है, यानी कोई भी जनक जो होता है, जब उसमें जनन की क्रिया होती है तो जो संतति उत्पन्न होती है वह संतति नर है कि मादा है, इस बात का जो निर्धारण होता है वही लिंग निर्धारण कहलाता है। अर्थात किसी भी संतति के नर या मादा होने का जो निर्धारण है वह क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण। तो चलिए आइए समझते हैं कि जो लिंग निर्धारण है वह कितने प्रकार से हो सकता है। तो मुख्य रूप से आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से लिंग निर्धारण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। या तो वो पर्यावरणीय होगा और या फिर आनुवंशिक होगा। तो पर्यावरणीय लिंग निर्धारण में मुख्य रूप से जो भौतिक हमारे गुण है या भौतिक ऐसी परिस्थितियां हैं उनके आधार पर होता है। जैसे मान लीजिए तापमान है, ठीक है, मादा के द्वारा चयन है, ये तमाम प्रकार की जो चीजें होती हैं वह क्या होता है? पर्यावरणीय लिंग निर्धारण के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए सरीसृप में तापमान, जो तापमान होता है उस तापमान के आधार पर ही लिंग का निर्धारण हो जाता है। इसी प्रकार मधुमक्खी में लिंग का जो निर्धारण होता है वह रानी मक्खी के माध्यम से होता है। रानी मक्खी जिसको चाहती है नर बना देती है, जिसको चाहती है मादा बना देती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो घोंघे होते हैं वह भी अपने लिंग का परिवर्तन कर लेते हैं। तो पर्यावरणीय लिंग निर्धारण में ऐसे कुछ प्रमुख जो जीव है वो आते हैं। लेकिन आज का जो हमारा चर्चा है वह मनुष्य में लिंग निर्धारण पर आधारित। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वह होता है आनुवंशिक, यानी ये पहले से निर्धारित होता है। पर्यावरण पर इस पर कोई भी कंट्रोल या कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लिंग निर्धारण कहते हैं। चलिए आइए समझते हैं कि ये मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि मनुष्य की जो दैहिक कोशिकाएं होती है, अर्थात मनुष्य की जो 2n सेल होती है, कोशिकाएं होती है, 2n कोशिकाएं, ठीक है। तो इन कोशिकाओं में जो गुण सूत्रों की संख्या होती है वो 46 यानी 23 जोड़े में होती है, 23 जोड़े में, ठीक है। आपको यह भी पता है कि लिंग निर्धारण यानी कि युग्मक जनन के टाइम पर यह गुण सूत्र की जो संख्या होती है वह 23 रह जाती है, ठीक है, 23 की हो जाती है। ठीक, इस बात को भी समझ लेना है। तो कुल मिलाकर के जो मनुष्य की दैहिक कोशिकाएं 2n जो कोशिकाएं होती है उनमें जो गुण सूत्र की संख्या 46 है। अब होता क्या है कि 46 में 23 जोड़े जो होते हैं उन 23 जोड़ों में भी सभी गुणसूत्र एक समान नहीं भी हो सकते हैं और एक समान हो भी सकते हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि 22 जोड़े गुणसूत्र, 22 जोड़े जो होते हैं यह नर और मादा, नर मादा दोनों में समान होते हैं, ठीक है। 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं नर और मादा दोनों में समान होते हैं, जिन्हें दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है, जिन्हें दैहिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इनको दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, 22 जोड़ा के बाद 23वां जोड़ा, उसमें भिन्नता होती है। मादा का अलग होता है, नर का अलग होता है। तो चलिए पहले नर का देख लेते हैं। नर का जो 23वां जोड़ा होता है यानी 22 धन x और y होता है, और जो मादा होती है, मादा का जो 23वां जोड़ा होता है वो 22 धन यक्स होता है। यानी जो मादा का जो 23वां जोड़ा भी क्या होता है? समान ही होता है, परंतु नर का जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग होता है। यानी 23वें जोड़े में देखें
एक गुणसूत्र क्या होता है 22 के समान ही है, परंतु जो जो अगला गुणसूत्र है वाई वाला, यानी यक्स वाला तो बाकी से समान ही है, परंतु जो वाई वाला गुणसूत्र है यह क्या होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो जो मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आती है, उस प्रक्रिया में देखिए ये क्या है, युग्मक जनन की क्रिया है। ठीक है ना। अब युग्मक जनन की क्रिया कैसे, अब हम इसको मान लेते हैं क्या है, नर है, और इसको हम मान लेते हैं मादा है। ठीक है ना। यानी कि मनुष्य में जब लिंग निर्धारण हम पढ़ते हैं तो इसमें से ये क्या हो गया, मनुष्य ये नर हो गया और ये हो गया मादा। नर में जैसा कि पहले ही बताया गया है 22 और धन एक्स वाई होता है, और मादा में क्या होता है 22 और धन एक्स एक्स होता है। तो जब जनन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया, तो उसके पश्चात क्या होता है, यानी कि जो निषेचन की प्रक्रिया के पहले क्या होता है, युग्मक जनन की क्रिया होगी। यानी जनन की क्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल होता है युग्मक जनन का। तो जब युग्मक बनेंगे 22 धन एक्स वाई में और 22 धन एक्स एक्स में, तो युग्मक जनन की क्रिया में क्या होगा, जो नर है उसमें युग्मक दो प्रकार के बनते हैं। ठीक है ना। क्या बनेंगे, दो प्रकार के बनेंगे। कैसे, क्योंकि जो नर युग्मक है मनुष्य को वो शुक्राणु होता है। क्या होता है, शुक्राणु होता है। ध्यान देना है थोड़ा सा इसको, कि जो मनुष्य का नर युग्मक होता है उसको हम कहते हैं शुक्राणु, और जो मादा युग्मक होता है उसको हम कहते हैं अंडाणु। ठीक है। तो जो शुक्राणु होते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं। क्यों दो प्रकार के बनते हैं, क्योंकि जो 23वां जोड़ा होता है जिनको हम लिंग गुण सूत्र कहते हैं, तो लिंग गुण सूत्र के लिए जो नर का 23वां जोड़ा हो तो वो अलग अलग होते हैं। तो एक बनेगा जो शुक्राणु हो एक्स वाला और एक बनेगा वाई वाला। ठीक है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के शुक्राणु, जितने भी शुक्राणु बनते हैं जनन की क्रिया में, ठीक है ना, यानी कि युग्मक जनन के टाइम पर, तो वो सभी के सभी दो ग्रुपों में बटे होते हैं। कुछ एक्स वाले होते हैं और कुछ मादा वाले होते हैं। और ये भी पता ही है कि मनुष्य के एक वायु के वीर्य में लगभग करोड़ों शुक्राणु होते हैं। उन करोड़ों में दो प्रकार के शुक्राणु होंगे, एक एक्स वाला होगा और एक वाई वाला होगा। ठीक है। अब लेकिन जो मादा में जो अंडाणु बन रहे हैं वो एक जैसे ही होंगे। जितनी बार भी अंडाणु निकलेगा, उत्सर्जित होगा, उतनी बार वह एक ही प्रकार का अंडाणु बनता है, वो एक्स वाला बनता है। ठीक है। अब होता क्या है, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन की प्रक्रिया में क्या होगा भाई, निषेचन का क्या मतलब होता है, अंडाणु और शुक्राणुओं को संलयन ही क्या होता है, निषेचन होगा। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं। तो अब होगा क्या, इसमें भी देखिए मनुष्य में भी यही होगा, शुक्राणु जब अंडाणु से मिलेंगे तो अगर संतति बनेगी। लेकिन इसमें होता क्या है, अंडाणु एक ही प्रकार का है यानी एक्स वाला है, और शुक्राणु दो प्रकार के हैं, तो संयोजन दो टाइप से हो सकता है। क्योंकि आधे शुक्राणु लगभग क्या है, एक्स वाले हैं, और आधे क्या है, वाई वाले हैं। तो जब आधे यानी कि जब अंडाणु चूंकि एक्स वाला ही है, तो जब एक्स वाला अंडाणु जो एक्स वाले शुक्राणु से संयोजित होता है यानी संलयित होता है, निषेचित होता है, तो ऐसी कंडीशन में होने वाली जो संतति होती है वो मादा होती है, अर्थात वह लड़की हो। परंतु यदि मान लीजिए वाई वाला जो शुक्राणु है उसका संयोजन किसके साथ होगा, अंडाणु के साथ हो जाए, यानी अंडाणु का निषेचन जब वाई वाले शुक्राणु से हो जाए, वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वाई और एक्स यानी एक्स वाई, तो वो जो संतति होगी वो क्या होगी, नर होगी, अर्थात लड़का होगा। तो इस प्रकार से मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है वह शुक्राणुओं के द्वारा होता है। अंडाणु तो एक जैसा ही है, चाहे इससे एक्स वाला शुक्राणु मिले और चाहे वाई वाला मिले। तो मेल जो निर्धारण होता है वह वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है, वाई गुण सूत्र के द्वारा। तो लैंगिक गुण सूत्र मुख्य रूप से यदि देखें तो वाई गुण सूत्र वाला होता है, अर्थात वह शुक्राणु जो वाई गुण सूत्र वाला होता है वही निर्धारित करता है कि होने वाली संतति जो है वह नर होगी या मादा होगी। तो इस प्रकार मनुष्य का जो लिंग निर्धारण है ये पूरा होता है, निर्धारित होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत छोटा टॉपिक था और आपके समझ में भी आया होगा, लेकिन जितना ही छोटा है उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करेंगे। आने वाले समय में हम इनका जो प्रश्न है इसका किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और किस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है यह भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।